ये वो चैप्टर है जो फजूल में ही है, साफ सीधी बात है, बिकॉज़ इस एरिया की टेस्टिंग की समझ आती नहीं है। लेकिन रिसेंट कुछ अटैम्प्ट्स में ना आई कैप इसमें से एक आधी चीज़ पूछ रहा है और बड़ा टेक्निकल मार्क्स पूछ रहा है, 3 नंबर 4 नंबर, और बच्चा फेल कितने पे हो रहा है, 47 पे 46 पे। वो समझते मैं इससे फेल हुआ ना, इससे फेल नहीं होता, वो फेल हो रहा है कि उसको बाकी चैप्टर्स नहीं आते। लेकिन ये वो एरिया है जिसमें से अब आई कैप का एग्जामिनर है ना बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछना शुरू कर दिया हुआ है। अब इसके ऐसा पास पेपर्स भी नहीं है, इसकी कोई चीज़ें समझ भी नहीं आती, मतलब इसका किसी चैप्टर के साथ लिंकेज नहीं बनती कि आप किसी सेपरेट चैप्टर में इसको प्लेस कर लें। ये कुछ वो बातें हैं जो हमारे इनकम टैक्स में हैं, जो थ्योरेटिकली एस्पेक्ट्स पे हमने डिस्कस करनी है, जो हम लेके चलेंगे। गालिबन कुछ 16 के करीब पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं कि अगर यहाँ पे इनकम आ गई है, ये वाला हमारे पास चीज़ हुई, तो कैसे हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमेट्स और या डिप्लोमेटिक मिशंस या जो यूएन के नुमाइंदे होते हैं, अगर वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई सैलरी वगैरह मिल रही है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एग्जम्प्ट होती है। जितने भी ये सफ़ीर हजरात हैं, सफारतकार हैं, जितने भी यूएन के बंदे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो उनको सैलरी मिलेगी वो क्या है, उसकी एग्जम्प्ट है, क्लियर। सिमिलरली जो पाकिस्तानी शहरी है, अगर वो यूएन में काम कर रहा है दुनिया में किसी कंट्री में, उसको सैलरी मिलेगी, वो भी क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की इनकम जो है वो दुनिया में क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी, जैसे उनकी यहाँ पे क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। उसके बाद है फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशल्स के, जो गैर मुल्की ऑफिशल्स जो यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी भी इनकम जो है वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। सिंपल सी बात है, उनको इनकम जो पे कर रहा है वो कौन है, फॉरेन कंट्रीज़। जैसे हमारा जो फॉरेन ऑफिशियल, जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, अगर ये किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं तो इनका टैक्स कौन लेगा, पाकिस्तान। बिकॉज़ हमने पढ़ा था कि वो कौन होते हैं, रेजिडेंट होते हैं, तो उसका टैक्स कौन लेगा, हमेशा पाकिस्तान लेगा। तो सिमिलरली जो उनके ऑफिशियल्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे, उनका टैक्स कौन लेगा, वही लोग ले रहे होंगे। तो इसलिए उनकी जो इनकम वगैरह होगी वो एग्जम्प्ट होगी, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद है एग्जम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट से हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, टैक्स ट्रीटीज़, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था टैक्स ट्रीटी। ये उसी की बात हो रही है कि अगर एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़ है जिसमें इनकम एग्जाम्प्ट कर दी गई है, तो वो इनकम क्या रहेगी, एग्जाम्प्ट रहेगी। जैसे अभी एग्रीमेंट कर लें सऊदीया से बैठ के कि जितनी भी सऊदी एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, अगर एग्रीमेंट कर लें, उसका डिविडेंड एग्जाम्प्ट है पाकिस्तान में, तो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करें, डिविडेंड लेके एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स उसमें नहीं ले सकता। तो इवन वेरियस कंट्रीज़ में आपके एग्रीमेंट है, आपके एग्रीमेंट चाइना के साथ, आपके एग्रीमेंट यूएई के साथ हैं, जिसमें आपने उनकी इनकम एग्जाम्प्ट की है, कुछ आपकी इनकम एग्जाम्प्ट कर देते हैं, तो इस तरह हो रहा होता है। उसके बाद है एग्जेम्पशन अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022। इस एक्ट के तहत अगर पाकिस्तान में कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह जो है वो नहीं लगेंगे। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आनी चाहिए, जो स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बलूचिस्तान में रिकॉर्डिक वगैरह हो गया, यहाँ पे कि फ़ॉरेन कंपनीज़ आई हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, वो पैसे कमा रहे हैं, उनके शेयर्स बिक रहे हैं, कोई भी कैपिटल गेन वगैरह है, हम उस पर चार्ज नहीं करेंगे, वो सारा का सारा क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। सिंपल सी बात है, इसको रीड ओनली है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस चैप्टर में याद करने वाला एरिया आएगा वो आपको बताऊँगा। उसके बाद है ऑनर्स बाय प्रेसिडेंट। ये जो सदर पाकिस्तान है, जो व्हील चेयर पर चल रहे होते हैं, आज तक पाकिस्तान में जितने भी सदर आए हैं सारे व्हील चेयर वाले ही होते हैं। तो अगर वो कोई अवार्ड, ऑनर, पैसे या कुछ किसी किस्म के दे दे, मॉनेटरी बेनिफिट, वो सारा क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर यही कोई मॉनेटरी अवार्ड्स, ऑनर्स पीएम दे दे, प्राइम मिनिस्टर दे दे, सीएम दे दे या गवर्नर दे दे, वो टैक्सेबल हो जाएंगे। जैसे अरशद नदीम है, अरशद नदीम को जो इनाम सदर पाकिस्तान ने दिया, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, अगर खुदा ना खास्ता कोई वर्ल्ड कप अल्लाह ना करे जीत गई, क्योंकि एक वर्ल्ड कप बहुत महंगा पड़ा है हमें, इसलिए ना अल्लाह ने कहा वर्ल्ड कप ला ही लो ना, कभी ज़िंदगी में वर्ल्ड कप ना जीते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान, तो इनको इनामात दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है। जो इनाम सदर पाकिस्तान देगा ना, चाहे कहते जी मैं आपको ज़मीन दे देता हूँ, मेडल दे देता हूँ, पैसे दे देता हूँ, वो एग्जाम रहेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अदर दैन डैट कोई इनाम दिया गया, सीएम ने दे दिया, पीएम ने दे दिया, गवर्नर ने दे दिया, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। स्कॉलरशिप्स ये हमेशा क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती हैं।
बेशक आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रही हैं या वट एवर जो भी है। हाँ, अगर आप जिसके पास एम्प्लॉयमेंटशिप में है, जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर वो कुछ स्कॉलरशिप देते हैं ना, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगी। ये चीज़ याद रखनी है। अगर आप किसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपकी औलाद को दे दी स्कॉलरशिप, तो औलाद की इनकम एग्जाम्प्ट है, लेकिन आपकी सैलरी का पार्ट ये बनेगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि एनी बेनिफिट अंडर सैलरी जो आपको या थर्ड पार्टीज़ को या आपके डिपेंडेंट्स को हो, किसका पार्ट बनता है? सैलरी का पार्ट बनता है। उसके बाद सपोर्ट पेमेंट्स अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ये हम कैपिटल गेन में पढ़ के आए थे कि तलाक हो गई, उसको सारा कुछ दे दिया आपने। अब वो कैपिटल गेन तो नहीं है, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जिसको ये अमाउंट ट्रांसफ़र की गई है उसकी इनकम है, उसके तो एसेट्स हैं, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट होगा। ये पेपर में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पॉइंट है, इसको इम्पॉर्टेंट तरीन मार्क कीजिएगा कि अंडर एन एग्रीमेंट लिव अपार्ट, तलाक हो गई है, तलाक होने के बाद जो एसेट्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसने एसेट ट्रांसफ़र किए हैं उसका कोई गेन कोई लॉस नहीं है। जिसको कर दिए गए हैं उसकी इनकम है, उसके एसेट्स हैं, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। आपने सुना होगा कि तलाक के बाद ये मेंटेनेंस के पैसे दिए जाते हैं, इंडिया में एलिमनी दी जाती है। उनका तो बिज़नेस है, शादी करो बाद में डिवोर्स लो, एलिमनी लेकर निकल लो, इसलिए उनको अकल आ गई है। अब जो वहाँ के लड़के ना, वो एसेट से अपनी माँ का नाम कर रहे हैं, ना हमारे सामने कुछ रहेगा, ना हम एलिमनी देंगे, ना ढोला ना रोला, टेंशन लेस। तो अब पाकिस्तान में है कि जी अगर तलाक हो गई है और औलाद है तो मेंटेनेंस के पैसे देने पड़ते हैं आपको हर महीने 50-60 या वट एवर जो भी कोर्ट डिसाइड करती है, वो अगले को पैसे मिल रहे हैं। देखा जाए तो उसकी इनकम है, लेकिन वो इनकम एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, ही हम पढ़ के आए थे। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये बाकायदा वर्ड पढ़ा था रिकूपमेंट का, और ये बिज़नेस में भी पढ़ेंगे जाके रिकूपमेंट क्या होती है। रिकूप्ड का मतलब होता है कि आपको याद होगा कि प्रॉपर्टी में हमने वो पॉइंट पढ़ा था कि अगर आप आज के एक्सपेंस को क्लेम करते हैं, कर लें, पेएबल है, नेक्स्ट 3 सालों में क्या करना है, आपने पे करना है। 3 सालों में पे नहीं करेंगे तो 4th ईयर वापस क्या कर दिया जाएगा, आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। इस अमल को हम क्या कहते हैं? रिकूपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकूपमेंट कहते हैं। ये थ्योरेटिकली नहीं, ये न्यूमेरिकली बड़ा टेस्ट होता है, ख़ासतौर पर लाइबिलिटी वाला पॉइंट जो है वो क्या होता है, टेस्ट होता है। उसके बाद है सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक दुकान है, दुकान में आग लग गई, दुकान बर्बाद हो गई, सारा कुछ ख़त्म हो गया, कारोबार बंद हो गया। ये वाक़या हुआ 2024 में, दुकान तबाह, कारोबार बंद, आप बेरोज़गार हो गए। अब आप दरबार जाके बैठे होते हैं, ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपने ना इंश्योरेंस वालों पे केस किया हुआ था। 24 में इनकम आ रही थी, दुकान बंद, सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया, आपने टैक्स वालों को बता दिया, अब पैसे नहीं आ रहे तो कहाँ रिटर्न जमा कराएं। 26 में आपने 24 में केस किया हुआ था इंश्योरेंस वालों के, बट 26 में फ़ैसला आ गया और 26 में आपको ही पैसे मिल गए इंश्योरेंस के। तो बेशक वो सोर्स बंद होने के बाद पैसे मिले हैं, लेकिन हम उनको यही ट्रीट करेंगे कि ये उसी बिज़नेस के पैसे हैं जो रनिंग बिज़नेस में था, इसके ऊपर क्या लगेगा, आपका टैक्स जो है वो लग रहा होगा। ठीक है, अब ज़रा इस पेज को एक दफ़ा रीड कर लें। इसमें से 2 चीज़ें याद रखनी हैं आपने, 3 चीज़ें, सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर को, और सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम को। ये बड़ी तीनों चीज़ें ना इस अटैम्प्ट के लिए कोई एक आधा MCQs या एक आधा शॉर्ट फजूल से सवाल के लिए आ सकती हैं। तो ये 3 चीज़ें हाईलाइट कर लीजिएगा। इनकम टैक्स में कर लो या सेल टैक्स में कर लो, बात एक ही है। उसने आज तक एसोसिएट में से रिसेंट एक ही सवाल पूछे स्प्रिंग 24 में, वो सेल टैक्स से पूछा था इसने, लेकिन एसोसिएट्स की डेफिनेशन सेम ही रहेगी दोनों में, क्या है क्या नहीं है। एसोसिएट्स का मतलब क्या है कि आपस में जिनका ताल्लुक़ होता है उनको हम क्या कहते हैं, एसोसिएट्स कह रहे होते हैं। ताल्लुक़ का मतलब दोस्त भी आपस में एसोसिएट्स हैं, ताल्लुक़ तो है, लेकिन एसोसिएट्स में जो ताल्लुक़ है या जो रिलेशन है वो ये हो कि आप इकनॉमिकली किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, आपके आपस में एसोसिएट्स कहलाएंगे। अगर एसोसिएट की डेफिनेशन की बात करें ना, तो पॉइंट नंबर 1 सिर्फ एसोसिएट की डेफिनेशन है, बाकी नीचे सारे केस हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। अब एसोसिएट्स किसे कहते हैं कि 2 पर्सन शैल बी एसोसिएट्स, के 2 लोग आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। कब? when one may reasonably expected to act in accordance with the intention of other, कि एक बंदा दूसरे बंदे के कहने पे या उसकी इंटेंशन पे कोई काम करेगा या नहीं करेगा, और बोथ या दोनों बंदे
किसी थर्ड पार्टी की इंटेंशन पे कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये जो इनका आपस में रिलेशन होगा इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएट। मतलब एक बंदा क्या कर रहा है, दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहा है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, डिपेंडेंसी आपको उसके, तो हम क्या कहेंगे, ये आपस में एसोसिएट है। और अगर आपके साथ कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी ऐसी कंट्री में जो ज़ीरो टैक्स रजीम पे है, जहाँ पर टैक्स ही नहीं है, और आप उससे बार बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, तो आप तब क्या कहलाएंगे, एसोसिएट ही कहला रहे होंगे। अब एसोसिएट कौन नहीं है, ये एक पॉइंट याद रखना आपने। एम्प्लॉयमेंट एसोसिएट्स नहीं होते, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एसोसिएट नहीं होते, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को काम करने के या ना करने की तनख्वाह मिल रही होती है, तो वो जिस चीज़ के आप सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं एज अ सैलरी, वो कभी भी आपका एसोसिएट कंसिडर नहीं होता। अब एसोसिएट कौन होंगे, इंडिविजुअल, उसका रिलेटिव वो जो एक्सप्लेंड है, जो हमने कैपिटल गेन में पढ़े थे, इंसेस्टर, उनकी औलादें, मतलब ताया, चाचा, फूफी, स्पाउस हो गई, बीवी या अडॉप्टेड चाइल्ड, ये आपके क्या है, एसोसिएट है। अब जाहिर सी बात है, आपकी अपनी दुकान है, दुकान पे अब्बा आएगा तो आप उससे पैसे लेंगे, या आप दुकान चला रहे हैं, आपके अब्बू ने जो कह दिया तो आप बात मानेंगे। दैट इज़ कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंसी है आपकी उसके ऊपर। आपकी अपनी दुकान है, आपका सगा भाई आया है, आप उसकी बात मानेंगे, 3 चिबड़े मानेंगे, निकल तू, कहेंगे हराम खोर, आ जाते पल रहा है मेरे पैसों के ऊपर, ऐसे ही कहेंगे ना। अब एओपी के मेंबर्स आपस में एसोसिएट है। अब देखें 3 पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनर ने कोई डील कर ली, 2 पार्टनर मानेंगे, बाउंड करेंगे। ये नहीं है कि भाई तूने क्यों की हम नहीं मानते, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ होता है जहाँ पे पार्टनर सारी ख़वातीन हो, इसलिए सारी किसी भी ऐसी आपने फर्म ने देखी जहाँ सारी ख़वातीन ही पार्टनर हो, वो एक करके नहीं हम क्यों माने, वो ये सीन नहीं है। एक पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट कर लिया, डील कर लिया, सारे क्या है उस पर बाउंड है। फर्म और एक पार्टनर भी आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट। अगर एक बंदा है और 4 लोगों की पार्टनरशिप है जिसमें एक बंदे के 40% शेयर हैं और 3 बंदों के 60% है, इसका मतलब वो अकेला बंदा क्या है, होल्ड कर रहा है, वो जो बात का फर्म मानेगी, तो आपस में क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। फिर एक कंपनी और एओपी भी आपस में एसोसिएट हो सकती है कि अगर एक कंपनी के पास किसी फर्म के 40 या 50% ज़्यादा शेयर्स हैं तो आपस में क्या है, ये एसोसिएट है। फिर शेयर होल्डर कंपनी भी आपस में एसोसिएट हो सकती है। अगर किसी शेयर होल्डर के पास किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर हैं तो अकेला बंदा कंपनी मैनेज नहीं कर रहा, जब बोर्ड मीटिंग होगी सारे एक तरफ, अकेला एक तरफ होगा, वो जो कि कंपनी मान रही होगी, तो आपस में क्या कहलाएंगे, ये एसोसिएट्स जो हैं वो कहला रहे होंगे। तो ये आपकी एसोसिएट्स में आ रही होती है। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज इंडिविजुअल, ये इस अटेम्प्ट के लिए ना मुझे लग रहा है इसमें से एमसीक्यूज या कोई ना कोई चीज़ आएगी। बात सिंपल सी है, रटा नहीं मारना, समझ लें और यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, डैट्स इनफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, के वो बंदा जो आपको कानूनी तौर के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करेगा, आपके स्टेट, जो आपकी विरासत है, जो आपके जायदाद के मैटर हैं, जो आपके केसेस वगैरह जो हैं उनको निपटाएगा, सुनेगा, सुनवाई करेगा, जो आपके असासों को आपके मरने के बाद मैनेज करेगा, वो कौन होगा, वारिस नहीं होता, बीवी भी होती, बीवी वारिस नहीं होती वो कौन होगा, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहला रहा होगा। अब सवाल ये है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। सर आपको पेपर में वो दे दे कि भाईजान हमने एक बंदे पे केस किया हुआ था और उससे हमने 1 करोड़ की पेनल्टी लेनी थी, मर गया, अब क्या करें, FVR, अब क्या करें, मर गया, कहानी ख़त्म। किसको पकड़ेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर भी उसकी वही लायबिलिटी रहेगी जो उस जिंदा वाले आदमी के ऊपर थी। लेकिन क्या हम उससे सारा कुछ रिकवर करवा लेंगे, ना सर, नो। जितने उसने असासे छोड़ के मरा होगा सिर्फ उतना ही रिकवर करवा पाएंगे, उससे ज़्यादा रिकवर नहीं करवा पाएंगे। अगर एक बंदा मरा, उसके एसेट्स जो उसके नाम पे थे वो 30 लाख के थे और उसको पेनल्टी पड़ गई हुई 80 लाख रुपए की, अब FP आ जाएंगे, हाँ भाई तुम कौन लगते हो उसके लिए, मैं इसका बेटा हूँ, ठीक है, 80 लाख रुपये तो वो नहीं देगा, कहेगा भाई ठीक है मैं इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं रिप्रेजेंट करूँगा, मैं सारा कुछ परस्यू करूँगा। लेकिन जो मरा है इसकी स्टेट जो है वो 30 लाख की थी, मैं 30 लाख तक ही लाइबल हूँ, इसके बाद मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। आप उसके एहसास बेचें, 30 लाख पूरा करें, 80 लाख का फ़ाइन था, 50 लाख आप कभी भी नहीं पे करेंगे। तो रिमेंबर, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता, कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता।
अब जो मर गया है अगर उसने कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाई थी तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करवा दे, अगर इंश्योरेंस वगैरह नहीं थी फिर जो आपकी स्टेट होती है हुकूमत वही बेयर करती है। पर्सनली आप कभी किसी चीज़ को बेयर नहीं करते। अब इसमें से सवाल कैसे आएंगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ज़रा इस चैप्टर के एंड के ऊपर आइएगा, पेज नंबर 204 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटिंग अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट मुबीन के डिपार्टमेंट ने मुबीन के ख़िलाफ़ क्या किया है, पर्चा खोल दिए। इशू अ डिमांड नोटिस रिक्वायर हिम टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ दिस टैक्स लाइबिलिटी, उसको नोटिस दिया है कि टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्या करे, हम जो है उसको पे करें फॉर टैक्स ईयर 2015 अलॉन्ग विद द डिफॉल्ट सरचार्ज। हाउएवर बिफोर सेटलमेंट ऑफ दिस टैक्स लाइबिलिटी मुबीन डाइड इन द कार एक्सीडेंट, मर गया। रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ tax authorities would describe whether a tax authority would be able to recover the amount of tax after Mubin death and what would be the extent of such recovery। तो क्या टैक्स अथॉरिटी ये डिमांड नोटिस या वट एवर जो भी रिकवर कर सकती है, आंसर इज यस। उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ये अमाउंट रिकवर कर सकती है, लेकिन कितना, जितने उस मरने वाले की एस्टेट थी, असासे छोड़ के मरा उतना ही रिकवर करवा सकती है, नॉट बियॉन्ड दैट। और कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट मुबीन, और जो मुबीन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही थी मुबीन के मरने के बाद, ऐसे ही एज्यूम किया जाएगा कि उसके वारसान जो है उसके ऊपर केस हो रहा है, तो कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है। फिर एक और है क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 203 के ऊपर। मिस्टर ज़ियास फादर एक्सपायर्ड इन मार्च 2019, उसकी डेट पूरी हुई एक्सपायरी। बीइंग द ओनली हेयर ही रिसीव ऑल हिज फादर बिजनेस एंड एसेट्स, मौजूद थी भाई की। इन अगस्त 2009 नोटिस वॉज रिसीव फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ हिज फादर टू पे अनपेड टैक्स लाइबिलिटीज अलॉन्ग विद द पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। मिस्टर ज़िया इज ऑफ द व्यू दैट सिंस हिज फादर हैज एक्सपायर्ड notice is relevant in the light of income tax ordinance, explain the correct legal position of Zia with regard to his father income tax liability and the related income tax proceeding। पहली बात है कि ज़िया का स्टांस गलत है, ठीक है। मरने के बाद भी FBR आपकी कब्र से भी टैक्स लेते हैं, साफ सीधी बात है। अब जब उसका बाप मर गया और ये ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, तो इससे रिकवर करवाया जाएगा अप टू दैट एक्सटेंट जो उसके बाप के एसेट्स या स्टेट जो उस दिन तक थी उतना क्या करवा लेगी, ये रिकवर जो है वो करवा लेगी। क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है ना वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है, यही वाला सेम जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो सेम चीज़ जो है वो उसने क्या की है, उसने यहाँ पे पूछी हुई है। ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको केस सिनेरियो बेस आएगा। तो दो बातें पूछ रहा है बेसिकली आपसे वो, कि हमने जो नोटिस भेजा क्या वो नोटिस ठीक है, द आंसर इज़ यस, नोटिस ठीक है। तो दो सवाल है, क्या टैक्स वाले किसी के मरने के बाद टैक्स रिकवर कर सकते हैं, द आंसर इज़ यस। किससे कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। कितना कर सकते हैं, जितने मरने वाले के एसेट्स थे या स्टेट थी। और क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लाइबल होता है, द आंसर इज़ नो। चार बातें हैं और यही सवाल आएगा इसका। लेकिन इस दफ़ा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिशन एंड टैक्स कंसेशन इन सेकंड स्केड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये रीड ओनली है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेकंड स्केड्यूल है, उसमें कुछ इनकम वगैरह बता देते हैं या कोई भी एक्सपेंस बता दें वो एग्जेम्प्ट होता है, या कोई भी टैक्स रेट बता दें वो कम वगैरह हम लगा रहे होते हैं, या गवर्नमेंट कह देती है कि अगर आपने यहाँ पर डोनेशन वगैरह कर दी हो आपको इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट कर देगी। वो बड़े मकासद के लिए गवर्नमेंट कोई भी चीज़ सेकंड स्केड्यूल में डाल सकती है। जैसे नेशनल डिज़ास्टर हो गया, अभी ये सैलाब के लिए गवर्नमेंट चंदे मांगना शुरू कर देगी। तो किसी भी चीज़ के लिए गवर्नमेंट कोई इनकम कोई अमाउंट एग्जेम्प्ट कर सकती है, टैक्स रेट कर सकती है, जो सेकंड स्केड्यूल में मेंशन हो गया तो वो कर सकते हैं। तो ये रीड होने इसको बिल्कुल याद नहीं करना, पेपर में नहीं आएगा। उसके बाद है हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स। अगर पाकिस्तान में कोई और कानून है, अगर वो किसी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दे और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह दे वो इनकम टैक्सेबल है, तो क्या किया जाएगा, इनकम टैक्सेबल होगी। क्यों? बिकॉज इनकम के ऊपर जो टैक्सेशन है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक होनी है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमेशा क्या होता है, सुपरलेटिव होता है।
ये बाकी कवानीन को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा कि भाई नहीं, हम चूँकि इनकम टैक्स के वाहिद हैं तो हमारी ही बात जो है क्या की जाएगी, मानी जाएगी। सिमिलरली कोई अगर दूसरा कानून कह दे कि फ़लानी इनकम टैक्सेबल है और ये ऑर्डिनेंस वाले कह दे नहीं एग्जेम्प्ट है, तो क्या की जाएगी, वो एग्जेम्प्ट ही कंसीडर की जाएगी। तो रिमेंबर, कोई भी कानून वर्सेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, टैक्स के मैटर्स में किसकी बात मानी जाएगी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मानी जाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो पेपर में एज सच आपको ये चीज़ नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन, ये छोड़ दें, ये हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि किसकी कितनी इनकम एग्जाम्प्ट होती है। वो जो टेबल बना हुआ है स्लैब रेट का कि 6 लाख तक आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्सेबल है, वो इनकम लिमिट बढ़ भी सकती है, वो लिमिट कम भी हो सकती है। उसके बाद इनकम क्या होती है ये हमने पढ़ लिया हुआ। एरिस किसे कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा जिस पर रिटर्न जमा करवाते हैं। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का मतलब है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे कुछ इसमें आते हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब कौन होता है, कंपनी के या AOP के पर्सपेक्टिव पे जो डायरेक्टर हुआ, मैनेजर हुआ, या कोई भी बंदा जो कंपनी के मैनेजमेंट के ऑफिस वगैरह से कनेक्टेड है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर। और टैक्स पेयर कौन होता है, जो टैक्स पे करेगा अपनी इनकम के ऊपर, जिसका टैक्स कलेक्ट किया गया, डिडक्ट किया गया, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स पेयर कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ें याद रखनी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेसेशन ऑफ इनकम, एसोसिएट, और अंडर एन एग्रीमेंट है, हाँ, अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ये सब चीज़ें याद रखनी है और कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 पे है 204 पे, हैदर इंक्लूडेड इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट was carrying on business as a cloth trader on 28 October 2017 there was a fire in his shop and the entire stock of cloth costing rupees 15,40,000 was destroyed। आग लग गई, सब कुछ तबाह हो गया। इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे द क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी का भाई हम 1 रुपया भी पे नहीं करेंगे। हैदर सीज हिज बिजनेस ऑन 31 जनवरी 2020, उसे कारोबार बंद कर दिया, बाहर में जाओ। आफ्टर सेशन ऑफ बिजनेस हैदर ने अपील फाइल कर दी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट और उसको 13 लाख रुपया रिकवर हो गया एज अ फंड सेटलमेंट के तौर के ऊपर। बताएं, सबसे बड़ी बात है कि सेशन ऑफ इनकम जब उसका कारोबार तबाह हो गया तो जाके फिर बताएगा भाई मेरा कारोबार तबाह हो गया, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इनकम, अपने फाइनल रिटर्न जमा करवाए, ठीक है, कहानी ख़त्म हो जाएगी। बाद में जब उसको ये अमाउंट रिकवर हो गई है ना, अब ये अमाउंट रिकवर है ये उसी सोर्स से हुई है, तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे ये कि ये टैक्सेबल है और हम इसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। तो इनकम का सोर्स ख़त्म होने के बाद भी अगर वहाँ से कोई रकम कवर हो जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, टैक्सेबल मान रहे होंगे। ठीक है, अब 17 को देखिएगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स 2018 इन द फॉलोइंग केसेस, मिसेज रईस सेपरेटेड फ्रॉम हर स्पाउस ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट। लड़ाई हो गई, उसका सीए क्वालिफाई नहीं हो रहा था। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हर स्पाउस प्रोवाइडेड हर हाउस, घर दिया उसने, सर उसको देख रहे हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड पेड कैश ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख पर मंथ एज अ सपोर्ट पेमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट जो है 50,000 पर मंथ। अब घर दिया, एग्जेम्प्ट है। 1.5 लाख पर मंथ कैश दिया जा रहा है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब उसको घर दे दिया, घर उसका हो गया। उसने अगर वो घर आगे रेंट आउट कर दिया मिसेज रईस ने, जो उसको रेंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। तो इसमें 3 बातें हैं। जो मिस्टर रईस ने घर दिया, मिस्टर रईस पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है। जो मिसेज रईस को वैसे मिसेज तो है नहीं, ख़त्म होगी कहानी, साबका मिसेज रईस को जो 1.5 लाख पर मंथ मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है, उसकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अब जो साबका मिसेज रईस ने जो वो घर लिया अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अ पार्ट, उसको अगर किराए पे दे दिया, जो उसको किराया आ रहा होगा वो साबका मिसेज रईस की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है वो बनेगा। तो ये चीज़ है 2 नंबर की, इसको इस तरह लिखना आपने। ठीक है, तो ये बड़ा फजूल सा चैप्टर था, लेकिन इसमें से ये जितने सवाल हैं ना क्वेश्चन 1 से लेके 18 तक, ये सारे पास्ट पेपर का सवाल है। 19 भी है, 19-20 भी है, ज़रा वो भी देखते हैं आगे। कहता जी क्वेश्चन नंबर 19, आबिद इज़ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ग्रैंडफादर सिंस हिज डेथ ऑन 10th July 2017 एंड मैनेजेस हिज स्टेट वर्थ ₹28 मिलियन। आबिद जो है दादा की विरासत का अकेला वारिस है
On 22 January 2019, he received a notice from Income Tax Department requiring him to pay a payment of 0.8 million against his grandfather's income for tax 2017. The notice also required him to submit details of his grandfather's income for tax year 2018. Advise Abid about his obligation relating to tax proceeding pending arising against his father. ठीक है, नोटिस ठीक है. उसका ग्रैंडफादर कब मरा है? 10 जुलाई 2017 को. टैक्स ईयर 2018 में मरा है, तो 10 जुलाई 2017 तक, मतलब वो 10 दिन की जो इनकम बनती है, 10 दिन की इनकम है ना वो, तो 10 दिन की इनकम तो भाई इतने पैसे थे, ये टैक्स है, तो पे करेगा वो. क्या करेगा? पे करेगा. अब वो 28 मिलियन के एसेट्स मैनेज कर रहा है और टैक्स कितने? 0.8 बिलियन. तो उसमें से सारा क्या करेगा? ये पे भी कर रहा होगा. ठीक है. फिर उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 20. ये रिसेंट आया है, ये 2025 का सवाल है, ये स्प्रिंग 25 का मेरे ख्याल से. ऑन 1 जुलाई 2011 मिसेस ए सेपरेटेड फ्रॉम हर स्पाउस. लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही समाम की. एंड डिसाइडेड टू लिव अपार्ट विद हर 6-year-old सन. बच्चे के साथ 6 साल. बिलो आर एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोजेज फॉर द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. और जो एग्रीमेंट वो से क्लोजेज भी हैं. मिस्टर ए विल पे ₹50,000 इन कैश एवरी मंथ टू हिज स्पाउस. एग्जाम्प्ट है. मिस्टर ए विल कंटिन्यू टू पे हिज सन मंथली स्कूल फी ऑफ 10,000. एग्जाम्प्ट है. मिस्टर ए विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ शॉप इन हर स्पाउस नेम. मिस्टर को टैक्स नहीं पड़ेगा, डिस्पोजल नहीं मानेंगे, बिकॉज ये नॉन रिकग्निशन रूल में आएगा. द शॉप वॉज ऑलरेडी इन यूज बट टेनेंट एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹88,000. Mrs. A will be entitled to receive the rent from the date of ownership in her name. On 1st September, ownership was transferred in her name. इसका मतलब ये दुकान किराए पे है, तो जुलाई अगस्त 2 महीने का किराया जो है, जो रिसीव हुआ है, वो जाएगा मिस्टर ए के पास, उसकी प्रॉपर्टी का. अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 10 महीने का किराया चूँकि मिसेस ए ने लिया है, तो मिसेस ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्या बनेगा? पार्ट बन रहा होगा. ठीक है. ये सवाल है, इस तरह का सवाल इसमें से आपको आएंगे इस अटैम्प्ट के लिए. फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला. ये 3-4 पॉइंट है. चैप्टर पूरा तो नहीं है, 3-4 चैप्टर में पॉइंट है, इसको ज़रा कर लेना है आपने, बिकॉज इसमें से उसने ये एक आधी चीज़ उल्टी सीधी पूछनी होती ही होती है. हाँ, सिंपल क्वेश्चंस को रीड कर लो, इसका सोल्यूशन रीड कर लो, यू विल गेट द आइडिया कि भाई क्या है क्या नहीं है. बातें तो सिर्फ वही है ना. अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, एसोसिएट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यही है बस 3 बातें, और तो कुछ नहीं चैप्टर में. टोटल इनकम, सम ऑफ हेड ऑफ ऑल इनकम्स, चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर के 20 मिनट में मैंने बात की थी. फॉर्मेट लिखने के बाद कि व्हाट इज़ टोटल इनकम, फॉर्मेट भी याद कर लिखा था. सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, एफटीआर सारा ऐड करने के बाद टोटल इनकम कहते हैं. ये डिफाइंड टोटल इनकम ये उस ज़माने के हैं जिस ज़माने के बाबेस फ्लेक्स कर रहे होते हैं कि हमने सीए किया हुआ. आई गेस 2002 का सवाल है, 8 नंबर का पास्ट पेपर का. ये कभी देखें जाके पास्ट पेपर 2001 के, 2 के, 5 के, 7 के, वो जिन सवालों में फ्लेक्स करना हमने सीए किया हुआ है. भाई हमसे दोबारा पूछ लो, हम भी कर लेंगे. इन्हें को ये करे जो हम कर रहे हैं बैठ के, ये भी सारे फूड़े होंगे पहली अटेम्प्ट में. अच्छे वक्तों का सीए इन्होंने किया है, जब आसान आता था, अब हमें पड़ गए हैं कि अब तो खुद नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना. हमारे वो पॉलिसी मेकर पॉलिसी चेंज कर देते हैं, आते हैं बस बैठ कर ही हमने सिलेबस चेंज करे, चैप्टर रिमूव कर दिए. चैप्टर रिमूव करने के बाद जो उसके इफेक्ट्स हैं वो किस तरह रिमूव करने थे. जैसे आपने जी कर दिए, देखिए जी हमने IAS सर्टिफिकेट को FR1 से रिमूव करके कहाँ डाल दिया है FR2 में. भाई वो FR1 में जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर है, उसमें हर सेकंड क्वेश्चन में जो IAS सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट क्या करना है उसका, वो रिमूव किया आपने. सर सॉरी वो भूल गया, गलती होगी. ये तो है. तो ये ना बिगड़े हुए ऊपर वाले बाबे जो है ना, ये देखो उन्होंने ये सवाल किए हमें 8 नंबर के. व्हाट डज द टर्म इनकम मीन. इसकी तुम पूछो, हमसे पूछो ना, हमसे क्या पूछते हैं यार. हमें देते हैं मिसिस रईस वाला, हम जरा उसका शौक बनाए कि उसकी इनकम कैलकुलेट करें. हम गम खुशी मिक्स में है कि भाई पैसे भी ले गई, घर भी ले गई, टैक्स भी डलवा गई है. हम तो उस काम में ही हैं, और वो हम इसमें नहीं पास कर पा रहे. वो ये थी, बताएं वो कौन सी कंडीशन है जब 2 बंदे आपस में एसोसिएट होते हैं और हमसे पूरी कहानी कि आपका एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, वो आपकी बेगम का है, लेकिन वो आपकी बेगम ने शादी से पहले का अडॉप्ट किया हुआ. तो आपको क्या लगा, भाई हमें इससे क्या मसला है यार, हमें भाई पेपर पास करो. हमने कोई पेपर साइन किए अडॉप्शन जाके, तो हमसे तो ये कर रहा है, जुल्म कर रही है.
ठीक है, तो चैप्टर हमारा ये ख़त्म है।